नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर सभी लर्नर्स का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम केमिस्ट्री लेकर के आए हैं और इस सेशन में 15 सवाल होंगे और 15 सवालों के साथ पहले सवालों को हम पूछेंगे और इसके बाद जब सेशन में 15 सवाल पूछ लेंगे, उसके बाद हर सवाल का थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे। हमेशा की तरह यह हमारी क्लास शाम को 5 बजे लाइव होगी। यदि आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो ठीक 5 बजे 12 सितंबर को हमारे साथ लाइव होइए, अपने सवाल रखिए कमेंट सेक्शन में, हम उसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देंगे। कई सेशन हम केमिस्ट्री पर लाए हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण सेशन है और यह नीट, स्टेट पीएससी, पीएनएसटी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं, कुछ सवालों को इकट्ठा किया है और कुछ सवाल पूछे जाने की संभावना के साथ आपके सामने रखेंगे। और आपको ये देखना है कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या आपने उसकी थ्योरी पढ़ी, क्या आपका वो प्रश्न तैयार है, और यदि नहीं तैयार है तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेट हैं या 1 महीने बाद हैं या 1 साल बाद हैं, तो आप उस ढंग से उसकी थ्योरी पढ़िए। यह थ्योरी नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, उनकी थ्योरी हम आपको कमेंट सेक्शन में पढ़ने के बाद उनका नया वीडियो बना करके आपके लिए, आपको समझाने के लिए फिर से लाएंगे। केमिस्ट्री के इस सेशन में जो 15 सवाल हम लाए हैं, उन 15 सवालों में चूंकि आपकी परीक्षा पीएनएसटी की काफ़ी नज़दीक है, सबसे पहले है, इसलिए उसके सवालों को ज़्यादा प्रमुखता से हमने शामिल किया है और उन सवालों का डिस्कशन भी डिस्कशन के पेज में समझा करके आपको बताने की कोशिश की है। जब सेशन हमारा शुरू हो या आप सेशन पर लाइव आए तो सेशन को सिर्फ सुने। हिंदी मीडियम के बच्चे हों, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, 10th के बच्चे या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, साइंस के कोर्स में कोई अंतर नहीं। साइंस बिल्कुल समान है, सिर्फ उथलेपन और गहराईपन का फर्क है। तो सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। पहला सवाल जो हम केमिस्ट्री के लिए आज लाए हैं वो रहा ये आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और यह फिनॉल से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल है, जब फिनॉल जस्ता धूल के साथ जस्ता धूल के साथ आश्रित होता है, जब फिनॉल को जस्ते के साथ क्रिया कराई जाती है या जस्ते के धूल के साथ डिस्टिलेट किया जाता है, आश्रित किया जाता है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस की जाती है, जब फिनेल को जस्ता के साथ, जस्ता माने जिंक के साथ, तो यह देता है। एमपीएसआई का यह सवाल हो सकता है, यह सवाल आगे पीएनएसटी में भी पूछा जाए, नर्सिंग में पूछा जाए, यूपीएससी में पूछा जाए, नीट में भी सवाल पूछा जा सकता है। यदि ये रासायनिक क्रिया आपको आती होगी तो उत्तर बनेगा। इसका डिस्कशन जब हम करेंगे तो रासायनिक क्रिया बता करके, समझा करके आपका उत्तर बताएंगे। आपको बताना है कि जब फिनॉल जस्ता धूल के साथ आश्रित होता है तो यह देता क्या है,
ए ऑप्शन दे रहे हैं टॉल्यूइन देता है, टॉल्यूइन देता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह बेंजीन देता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह बेंजल्डिहाइड देता है। हम ये मान करके हिंदी में लिख रहे हैं कि इसके रासायनिक फार्मूले आपको पता होंगे, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे आपको। टॉल्यूइन है, बेंजीन है, बेंजल्डिहाइड है या बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड। सवाल अच्छे से पढ़िए। जब फिनोल जस्ता धूल के साथ आश्रित होता है, डिस्टिलेट किया जाता है, तो क्या बनेगा? टॉल्यूइन, बेंजीन, बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड। एक ही इसका सही जवाब है, सही जवाब करिएगा। नहीं बनेगा तो डिस्कशन का पेज हमने लगाया है, डिस्कशन के पेज में इसको हम समझाएंगे। दूसरा सवाल फिजिकल केमिस्ट्री से ये सवाल, एक बार ये सवाल पीएनएसटी में पूछा गया है। देखिए जरा ये आपसे सवाल बनता है कि नहीं। गैस स्थिरांक R, गैस स्थिरांक R एक फार्मूला है। गैस स्थिरांक R स्टेबल है, स्थिर है। ए ऑप्शन दे रहे हैं किसके लिए स्थिर है, ये आपको बताना है। ना तो आदर्श गैस के लिए, ना तो आदर्श गैस के लिए, और ना ही वास्तविक गैस के लिए। पहला ऑप्शन था ना तो आदर्श गैस के लिए और ना वास्तविक गैस के लिए। बी ऑप्शन दे रहे हैं आर की स्थिरता पूछ रहे हैं, आदर्श गैस और वास्तविक गैस दोनों के लिए। सी ऑप्शन दे रहे हैं केवल और केवल वास्तविक गैस के लिए। केवल वास्तविक गैस के लिए। और डी ऑप्शन दे रहे हैं केवल आदर्श गैस के लिए। इसके लिए बच्चों एक फार्मूला फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी वाले फार्मूले पर, स्टेबिलिटी वाले चैप्टर में जब यदि आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये फार्मूला आया होगा गैस स्थिरांक का। यदि आपको याद हो तो ये भी याद होगा कि ये किसके लिए स्थिर होता है, क्या आदर्श गैस के लिए, क्या वास्तविक गैस के लिए, कि दोनों के लिए, कि दोनों के लिए नहीं। सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। एक ही, या तो ए सही है, या बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। नहीं बनेगा तो इसका भी डिस्कशन हमने लगाया है, ये भी आपको समझाएंगे। बच्चों तीसरा सवाल, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इकोनॉमिक केमिस्ट्री का एक सवाल पीएनएसटी में भी पूछा गया। गन कॉटन, गन कपास, गन कपास प्राप्त होती है, प्राप्त होती है जब कंसंट्रेट H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड, जब
जब सांद्र नाइट्रिक एसिड HNO3 H2SO4 नहीं HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, कौन अभिक्रिया करता है कि घन काटन प्राप्त हो जाए? कंसंट्रेट HNO3 के साथ उस रिएक्टेंट का नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ग्लिसरीन है? सोच समझ कर जवाब कीजिएगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सेल्यूलोज है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह स्टार्च है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ग्लाइकॉल है? यह सवाल पीएनएसटी में पूछा गया कि घन कपास प्राप्त होती है जब सांद्र कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कौन अभिक्रिया करता है? जब ग्लिसरीन के साथ, सेल्यूलोज के साथ, स्टार्च के साथ या ग्लाइकॉल के साथ। ये भी रासायनिक क्रिया करके देख लीजिए। हम समय दे रहे हैं आपको किसके साथ, या घन कपास यदि आप जानते हो कि उसका फार्मूला क्या है, यदि आपको आता होगा तो कर पाएंगे, नहीं बनेगा तो डिस्कशन के पेज में इसको हम समझाएंगे। चौथा सवाल, अक्सर ये सवाल मध्य प्रदेश पीएससी, यूपीएससी सभी परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। और क्यों ये होगा ये उत्तर, इसका विस्तार से डिस्कशन हम आज आपको देंगे। हम पूछ रहे हैं ग्रेफाइट है विद्युत का बुरा चालक है, बैड कंडक्टर है विद्युत का बुरा चालक है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, ऊष्मा का बुरा चालक है, सी ऑप्शन दे रहे हैं, अच्छा कुचालक है, पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, भाषा को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, तभी बनेगा ये जवाब। नीट में पूछा गया सवाल, ऊष्मा का अच्छा चालक है। सही उत्तर दीजिए कि ग्रेफाइट है क्या? विद्युत का बुरा चालक है, ऊष्मा का बुरा चालक है, अच्छा कुचालक है, ऊष्मा का अच्छा चालक है। सही उत्तर बताइए। और सही उत्तर कौन सा होगा, इसका पूरा डिस्कशन हम लिखेंगे आज। क्यों होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त होता है, यह भी सवाल यूपीएससी में पूछा गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका भी डिस्कशन चौथे डिस्कशन पेज में करेंगे। 5वां सवाल बच्चों, इथेनॉल का निर्जलीकरण क्या देगा? इथेनॉल का डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण देता है। बोले क्या देता है? क्या ईथेन देता है? पानी निकालना है, डिहाइड्रेशन करना है, सरल सा सवाल है, पर रासायनिक क्रिया यदि आपको आती होगी तभी सही उत्तर कर पाओगे। क्या ईथेन देता है? क्या एसेटिलीन देता है? एसेटिलीन देता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या एथिलीन देता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या एसिटिक एसिड देता है? यदि इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कर दिया जाए
तो इथेन मिलेगा, एसिटिलीन मिलेगा, एथिलीन मिलेगा या एसिटिक एसिड मिलेगा। इसकी भी रासायनिक क्रिया करके हम 25वें सवाल को डिस्कशन के पेज में लगाएंगे, आपको समझाएंगे। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया। 6वां सवाल, एक स्टेटमेंट देते हैं आपको और बताइएगा ये स्टेटमेंट किसका है। 6वां सवाल, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, कथन या स्टेटमेंट लिखते हैं। कथन ये है कि एक कक्ष में या एक ऑर्बिट में, एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक कक्ष में, एक ऑर्बिट में, एक चैम्बर में, एक सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह सिद्धांत, यह स्टेटमेंट किसका है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह स्टेटमेंट पाउली का है, पाउलीज प्रिंसिपल है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह हुंड प्रिंसिपल है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह डिराक प्रिंसिपल है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है। एक सेल में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? विस्तार से इसकी जानकारी डिस्कशन के 6वें पेज में हम लगाएंगे, आपको थ्योरी इसकी समझाएंगे, आपको याद हो जाए इसकी पूरी गारंटी रखेंगे। 7वां सवाल, यौगिक, एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, सोच समझकर, यूपीएससी का सवाल। यौगिक जो नकारात्मक यानी निगेटिव, यौगिक जो नकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण दे, आयोडोफॉर्म परीक्षण, ऐसा यौगिक आपको बताना है जो निगेटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे, उस यौगिक का नाम बताइए। यानी ये पॉजिटिव आपको पता होगा तभी आप निगेटिव परीक्षण के बारे में बता पाएंगे। पहला CH3, CH2OH। बी ऑप्शन दे रहे हैं CH3, CHO। सी ऑप्शन दे रहे हैं C6H5CH2, CH2OH। और डी ऑप्शन दे रहे हैं C6H5COCH3। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। हमने सवाल पूछा है, प्रैक्टिकल सवाल, कि आयोडोफॉर्म परीक्षण जो ना दे वो कौन सा होगा। विस्तार से इसका भी डिस्कशन 7वें सवाल में हम करेंगे। तो जो 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, यह जांचने का या पहचान करने का, जांचने का सबसे अच्छा तरीका है।
यह जांचने का सबसे अच्छा तरीका है, इतना पहले पढ़िए, जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि, फिर आगे पढ़िए कि स्पष्ट द्रव पानी है या नहीं, स्पष्ट द्रव पानी है कि नहीं। अब इसमें कौन सा टेस्ट लगाओगे? ए ऑप्शन दे रहे हैं, लिटमस पेपर मिलाएं, लिटमस पेपर मिलाएं, या दूसरा ऑप्शन देखिए, जो हमारे पास पानी है उसका द्रव सूंघें, तीसरा जो पानी है उसका स्वाद लें, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, निर्जलीय डिहाइड्रेटेड, निर्जलीय जिसका पानी निकला हुआ हो, निर्जलीय कॉपर सल्फेट मिलाएं। प्रैक्टिकल किया होगा, जो हमारे साथ 12th वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया होगा, पक्का ये सवाल किया होगा, निर्जलीय कॉपर सल्फेट मिलाएं और रंग परिवर्तन के लिए देखें। यह जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्पष्ट द्रव पानी है कि नहीं, लिटमस पेपर मिलाएं, द्रव सूंघें, द्रव का स्वाद लें, निर्जलीय कॉपर सल्फेट मिलाएं और रंग परिवर्तन के लिए देखें। यह हमारा 8वां सवाल। इसका भी डिस्कशन विस्तार से आपको 8वें सवाल पर देंगे। बच्चों 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, नोबेल गैस पर ये सवाल, और आपको आवर्त सारणी में नोबेल गैस कहाँ है ये विस्तार से हमने समझाया है। उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस तत्वों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ये पूछा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यदि आपने पिछले वीडियो को पढ़ा होगा तो हमने चित्र बना करके आपको समझाया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उत्कृष्ट गैस के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता, ए ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत ऊंची होती है, उच्च होती है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत कम होती है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत ऊंची होती है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, शून्य के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ऊंची, ऊंची, कम, बहुत ऊंची या शून्य के बराबर होती है। क्यों होती है इसका भी डिस्कशन 9वें डिस्कशन पेज पर हम करने वाले हैं। 10वां सवाल, एक फार्मूला देते हैं और उसका नाम आपको IUPAC पद्धति में पूछते हैं। PNST का ये सवाल आपके सामने है। सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र देखिए, फार्मूला क्या लिख रहे हैं, Cl3 CHO वाले यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये नाम 2,2
टू ट्राई क्लोरो इथेनॉल है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इसका नाम 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेनॉल है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड है। ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फ्लोरल है। अब बताइए आईयूपीएसी पद्धति में CH3C CHO वाले यौगिक का आईयूपीएसी में नाम क्या होगा। अब नाम बताने के लिए सबसे पहले इसका चित्र आपको बनाना होगा कि कौन सा क्लोरीन किस पोजीशन में है, तब उत्तर आप दे पाएंगे। नहीं बनेगा, इसका भी डिस्कशन पेज हमने लगाया है, इसको भी समझाएंगे। बच्चों 11वां सवाल, पोर्टलैंड सीमेंट का नाम आपने सुना होगा। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट में यदि चूने को छोड़ दिया जाए, चूने को छोड़कर एक प्रमुख घटक पोर्टलैंड सीमेंट चूने को छोड़ दिया जाए तो एक प्रमुख घटक है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सिलिका है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एल्यूमिना है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह आयरन ऑक्साइड है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मैग्नीशिया है। बड़ा बढ़िया सवाल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पोर्टलैंड सीमेंट चूने को छोड़ दिया जाए तो उसका महत्वपूर्ण घटक मैग्नीशिया है। सिलिका है, एल्यूमिनिया है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है। सही जवाब आपको बताना है, सही जवाब बताइएगा। बाकी हम डिस्कशन के पेज में पोर्टलैंड सीमेंट का पूरा कंपोजिशन लिखेंगे, आपको समझाएंगे ताकि याद हो जाए, क्योंकि बाकी परीक्षाओं में पोर्टलैंड सीमेंट को कंपोजिशन भी पूछा है। पीएनएसटी की एक परीक्षा में तो उसने ये भी पूछा था कि इसमें एल्यूमिना का परसेंटेज कितना है, आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, सिलिका का टोटल परसेंटेज कितना है। बच्चों 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यह मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का सवाल पीएनएसटी में ही पूछा गया, नीट में भी पूछा गया कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक परमाणविक अवस्था में मौजूद यूनिमॉलिक्यूलर स्टेज में कौन आपको मिलेगा। निम्नलिखित गैस हैं। पहली गैस का नाम हम आपको दे रहे हैं, ये पहली गैस है नाइट्रोजन। दूसरी गैस का नाम दे रहे हैं हीलियम। तीसरी गैस का नाम दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ऑक्सीजन।
निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक परमाणविक अवस्था में मौजूद है? क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो हीलियम है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, या क्या वो ऑक्सीजन है? सही जवाब कीजिएगा। क्यों एक परमाणविक कंडीशन में है, इसका भी डिस्कशन। और कितनी ये लिस्ट है एक परमाणविक कंडीशन की, ये क्यों एक परमाणविक है, ये इसका भी डिस्कशन 12वें सवाल में हम करेंगे। बच्चों 13वां सवाल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर से ये सवाल। सभी तत्व अपने बाह्यतम कोश में, पहले सवाल को अच्छे से समझिएगा, अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रखना चाहते हैं। सही बात है। हर जो प्यासा होता है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए तत्वों के केस में वो बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, इसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है, इसके बाद उसको रासायनिक क्रिया की जरूरत नहीं होती। वही बात हमने लिखा कि सभी तत्व अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रखना चाहते हैं। अतः जो तत्व, अब सवाल शुरू हुआ, अतः जो तत्व -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तेरहवें सवाल में का प्रश्न थोड़ा उल्टा हुआ, जरा इसमें क्वेश्चन को लिख देते हैं, प्रश्न को यहां पढ़िए। 13वें सवाल का, एक तत्व की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण स्थिति, सबसे सामान्य ऑक्सीकरण स्थिति -2 है, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ए ऑप्शन दे रहे हैं, ये सवाल है 8, बी ऑप्शन दे रहे हैं 4, सी ऑप्शन दे रहे हैं 2 और डी ऑप्शन दे रहे हैं 6। ये वाला पन्ना जो है ये डिस्कशन के पेज में आएगा, तो इसको यहाँ पर डिस्कशन कर देते हैं, ये फिर समझाएंगे कैसे।
आपको बताना है एक तत्व की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण स्थिति -2 है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये आप बताइए, फिर इसका डिस्कशन हम आगे आपको बताते हैं। 14वां सवाल, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ एसिटामाइड ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिटामाइड की अभिक्रिया एल्कोहल देता है। ब्रोमीन और KOH के साथ एसिटामाइड की अभिक्रिया एल्कोहल देता है। अब वो एसिटामाइड कौन सा है ये आपको बताना है। ये बताइएगा, क्या वह मेथिलेमीन है, क्या वह एमीन है, मेथिलेमीन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ईथेन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एथिलेमीन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एथिल अल्कोहल है। ब्रोमीन KOH के साथ कौन सा एसिटामाइड क्रिया करे कि एल्कोहल बन जाए, क्या वो मेथिलेमीन है, क्या वो एथेन है, क्या वो एथिलेमीन है, क्या एथिल अल्कोहल है। ये था 14वां सवाल। इसकी भी रासायनिक क्रिया लिख करके हम आपको बताएंगे कि कौन सा रिएक्टेंट मेथिलेमीन, इथेन, एथिलेमीन या एथिल अल्कोहल कौन सा क्रिया करेगा और ये बनेगा। इसको भी डिस्कशन के पेज में लाएंगे। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, 15वां सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, PNST में, नीट में और UPSC का ये सवाल, MPSI ने भी पूछा है ये सवाल। पूर्ण वियोजन मानते हुए, पूर्ण यानी कंप्लीट डिसोसिएशन मानते हुए करने की कोशिश करिएगा। मैथमेटिकल सवाल है। पूर्ण वियोजन मानते हुए 0.01 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, बिलियन का pH हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर है। फिर सवाल को पढ़िए। पूर्ण डिसोसिएशन हो गया, इतने मोल का ये बिलियन सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन का pH किसके बराबर होगा, निकालना पड़ेगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 12.0 है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 2.0 है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 0.01 है। क्या डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 14.0 है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन pH कैसे निकालते हैं, ये सवाल पूछा गया। क्या आपसे pH निकालना आता है, क्या pH कभी आपने निकाला है, इसको निकाल करके हमें बताइएगा। तो 15वां सवाल का भी डिस्कशन सवाल निकाल करके हम आपको बताएंगे। अब सीधा यहाँ से हम वापसी करते हैं। आपसे कितने उत्तर बने हैं, कितने उत्तर आप जानते हैं, क्या इतने की थ्योरी आपने पढ़ा है, ये ज़रूर आप अपने आप को कंक्लूड करिएगा कि क्या आपने ऐसे सवालों की थ्योरी पढ़ी है। नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि PNST की परीक्षा पास है। नहीं पढ़ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उन थ्योरी को आपके सामने लाएंगे। हम चलते हैं पहले सवाल पर। हमने सवाल पहला पूछा था कि जब फिनॉल जस्ता धूल के साथ आश्रित होता है, डिस्टिलेट होता है, तो यह क्या देता है। क्या वो टाल्विन देता है, क्या वो बेंजीन देता है, क्या वो बेंजल्डिहाइड देता है, क्या वो बेंजोइक एसिड देता है। पहले हम फिनॉल का रासायनिक फार्मूला लिखते हैं और देखिए कैसे इसका उत्तर निकालते हैं।
फिनॉल बनता कैसे है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल था। पहले हम एक बेंजीन के रिंग बनाते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड बन गया हमारा, और जब इस 6 कार्बन कंपाउंड पर OH ग्रुप लग जाता है, याद करिए, तो हम उसको फिनॉल बोलते हैं। हमने कहा फिनॉल जब जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है, टेम्परेचर दिया, तो जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है और इसका उत्पाद बेंजीन बन जाता है। देख लो, ये बन जाता है C6H6, यानी ये बन जाता है बेंजीन और बन जाता है Zn ऑक्साइड। जब फिनॉल डस्ट के साथ या फिनॉल जो है जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है या आश्वित किया जाता है, यहाँ डिस्टिलेशन लिखा हुआ है, डिस्टिलेशन होता है, तो उसका उत्पाद बेंजीन बनता है। ये बेंजीन के निर्माण की यदि आपने प्रोसेस 12th में पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो ये उत्तर आपसे बन जाएगा। इसलिए टिक करते हैं, इसका सही जवाब होगा बी। अब बच्चों बताओ, इस तरह के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, कर पाओगे ना? कमेंट सेक्शन में हमको बताते चलो कि डिस्कशन के बाद आपकी थ्योरी मजबूत होती है कि नहीं, आप उस थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करते हो कि नहीं, बताते जरूर चलना। दूसरा, गैस स्थिरांक R, फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया सवाल, ना तो आदर्श गैस के लिए और ना ही वास्तविक गैस के लिए। आदर्श गैस और वास्तविक गैस दोनों के लिए, केवल वास्तविक गैस के लिए, केवल आदर्श गैस के लिए। इसके लिए आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, PV, याद कर लीजिए, PV बराबर होता है nRT। जहां, यही लिख देते हैं, जहां R एक गैस स्थिरांक है, जहां R एक गैस स्थिरांक है जो केवल आदर्श गैस के लिए और केवल आदर्श गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए नहीं है। ये फार्मूला आदर्श गैस के लिए है, ये देख लीजिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के इस चैप्टर को पढ़िएगा, यानी इसका सिर्फ उत्तर डी सही होगा। तीसरा सवाल, गन कपास या गन काटन प्राप्त होती है जब सांद्र HNO3 के साथ कौन अभिक्रिया करता है? जब सांद्र HNO3 होता है तो कौन इसके साथ क्रिया करे कि गन, पहले क्रिया करवाते हैं फिर बताते हैं, और ये इकोनॉमिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि जब स्टार्च HNO3 के साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ क्रिया करता है तो गन काटन ट्राई नाइट्रोसेल्यूलोज की प्राप्ति होती है। ये थ्योरी वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, उसी रासायनिक क्रिया को लिख करके आपको समझाते हैं। देखिए, C6H7OH, ये स्टार्च लिख रहे हैं, सॉरी स्टार्च नहीं, ये सेल्यूलोज, OH3O2, और इनकी संख्या, कई की संख्या में ये जब जोड़ते हैं, यानी इनकी संख्या n मान लेते हैं, प्लस 3NHNO3। ये जब रासायनिक क्रिया होती है तो पता है क्या बनता है? C6H7ONO2 3O2, और ये बड़ा ब्रैकेट निकलता है और ये कहलाता है
प्लस 3NH2 पानी बनता है, और ये जो बनता है यही कहलाता है घन। एमपीएसआई में ये फार्मूला देकर के सिर्फ सवाल पूछा है, घन काटन का फार्मूला कौन सा है। बच्चों इसको भी याद कर लेना, फार्मूला आपको याद है। यानी जब सेल्यूलोज क्रिया करेगा सांद्र NO3 के साथ, तब घन काटन की प्राप्ति होती है। यानी सेल्यूलोज में आपको चिन्ह लगाना होगा, यानी बी इसका सही आंसर। थोड़ा थ्योरी पढ़िए, थ्योरी को मजबूत कीजिए, तभी काम चलने वाला है। ये सवाल नीट में यूनिवर्सिटी में पूछा गया। ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट विद्युत का बुरा चालक है। देखिए कंफ्यूजन करने के लिए कैसे कैसे उत्तर दिए गए। विद्युत का बुरा चालक है, ऊष्मा का बुरा चालक है, अच्छा कुचालक है, ऊष्मा का अच्छा चालक है। ये देखिए, पहले इसका उत्तर हम आपको समझाते हैं कि ग्रेफाइट में प्रत्येक परमाणु का, ग्रेफाइट में प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको अंडरलाइन करिएगा, चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन, चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन गमन के लिए, जाने के लिए, गमन के लिए मुक्त होता है। जो ग्रेफाइट को अब चौथा मुक्त होता है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, तो व्यवस्था क्या बन जाएगी उस ग्रेफाइट की। जो ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक, अब याद कर लेना क्यों ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि उसका चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए या चलने के लिए मुक्त होता है, इसलिए वो विद्युत का सुचालक होता है। यानी इसका सही जवाब होगा विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। को विद्युत का सुचालक बनाता है, यानी विद्युत का बुरा चालक, ऊष्मा का बुरा चालक, अच्छा कुचालक या ऊष्मा का अच्छा चालक। तो ये इसका उत्तर होगा ऊष्मा का अच्छा चालक। फिर क्योंकि वो वाला सीधा ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो इसलिए ऊष्मा का अच्छा चालक। इथेनॉल का निर्जलीकरण देता है। अब इथेनॉल का निर्जलीकरण हमें क्या देगा, ये देख लीजिएगा। इसका सही जवाब करें उसके पहले रासायनिक क्रिया लिखते हैं। इथेनॉल लिखते हैं CH3CH2OH। इसका डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी पानी इससे निकल जाए। डिहाइड्रेशन का मतलब बच्चों याद रखना, पानी का निकलना है। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख लो, रासायनिक क्रिया करके पानी बाहर निकालोगे और ये जो रचना बनी ये कहलाती है एथिलीन। अब देखो उत्तर में आपको एथिलीन है क्या, बिल्कुल है, यानी इसका सही जवाब होगा सी। छठवां सवाल है, कथन एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यह स्टेटमेंट किसका है। तो पहले स्टेटमेंट का विस्तार से लिखते हैं। एक वैज्ञानिक हैं जो ये कहते हैं कि एक कक्ष में पहले उनका स्टेटमेंट लिख दें, फिर आपको अर्थ बताएं। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं SPDF, चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। और जब चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती हैं तो एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यह सिद्धांत एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यह स्टेटमेंट पाउली का है। यानी पाउली जी प्रिंसिपल ये बताता है कि एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पढ़ लीजिएगा थ्योरी को, सबके पढ़ लीजिए। हुंड का नियम, अफबाऊ का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बताइएगा, उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे। 7वां सवाल पूछा, यह जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि पानी को कैसे जांचा जाए। यह प्रैक्टिकल वाले हिस्से में आपने किया होगा इस सवाल को कि यौगिक जो नकारात्मक आयोडोफॉर्म का परीक्षण देता है वो यौगिक कौन सा है, इसमें से बताइए कौन सा यौगिक है। इसके लिए यौगिक जो नकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है यौगिक जो नकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा उसमें से जो देखिए 2 ग्रुप इसमें काम करेंगे। एक है एल्कोहलिक ग्रुप, एक है एल्डिहाइड। ये एल्कोहलिक नकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण कीटो ग्रुप देगा, यानी इसका उत्तर डी सही होगा। कैसे डी सही होगा ये देखिए, निर्जलीय कॉपर सल्फेट यौगिक जो नकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, कैसे यह जांचने का 1 मिनट यौगिक जो नकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, इसका सी होना चाहिए क्योंकि CH2OH होगा, डी नहीं होगा, सी होगा। देखिए कैसे इसको लिखते हैं, केवल उत्तर देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए फिर हम समझाते हैं। केवल वो यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, ये नीट का सवाल है। केवल वो यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं जिनमें अल्फा मिथाइल समूह होता है। एक बात, अर्थात कार्बन जिस पर क्रियात्मक समूह कार्बन जिस पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जिस पर क्रियात्मक समूह
जुड़ा हो, उससे मिथाइल समूह जुड़ा हो, उससे मिथाइल समूह जुड़ा हो। कैसे, ये देखिएगा। पहला देखिए CH3C, H और सॉरी एक बंद OH। दूसरा देखिए जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, CH3COH, इससे भी क्रियात्मक समूह यानी अल्फा। तीसरा देखिए CH3 नहीं, C6EH5 COO, C6H5 COO और CH3, ये कार्बन सीधे इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है। शर्त ये है, यहाँ समझिए, केवल वो यौगिक आइटोफॉर्म परीक्षण देंगे जिसमें मिथाइल समूह उसके क्रियात्मक समूह से जुड़ा। तो ये देखिए, ये मिथाइल समूह है और ये इसका क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप ये है। यहाँ देखिए ये मिथाइल समूह है, ये क्रियात्मक समूह है। ये यहाँ देखिए तो ये मिथाइल समूह है, ये इसका क्रियात्मक समूह है। तो ऐसे जितने होंगे वो सब के सब आइडोफॉर्म का परीक्षण देंगे। हमारा सवाल था कि जो नकारात्मक आइडोफॉर्म परीक्षण देता है तो इसमें सभी दे रहे हैं, देख लीजिए सभी दे रहे हैं, सिर्फ नहीं दे रहा है तो ये इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका 7वें का सही जवाब होगा C, केवल, क्योंकि ये भी देगा, इसमें भी मिथाइल है, ये भी देगा, ये इसमें भी है, और इधर देखेंगे तो इधर भी मिथाइल है, तो तीनों दे रहे हैं, सिर्फ ये नहीं दे रहा। ये सवाल नीट में पूछा गया। कंसेप्ट ये है कि केवल वो यौगिक आइडोफॉर्म परीक्षण देते हैं जिसमें अल्फा मिथाइल समूह और वो मिथाइल समूह सीधे क्रियात्मक समूह से जुड़ा हो। थोड़ा कठिन आपको लगेगा, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेहतरीन ढंग से, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो PhD की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा और गहराई में जाएं तब उत्तर बनेगा। यह जांचने का सबसे अच्छा तरीका है, माना यह जांचने का सबसे अच्छा तरीका है स्पष्ट द्रव पानी है कि नहीं। क्या करोगे आप इसके लिए? आप क्या करोगे, लिटमस पेपर मिलाओगे कि द्रव सूंघोगे, द्रव का स्वाद लोगे, ये बताओ क्या करोगे। पानी स्पष्ट है, स्पष्ट पानी है कि नहीं, क्या करोगे? तो इसके लिए आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में लैब में जाते हो तो निर्जलीय कॉपर सल्फेट उसमें मिलाओगे और रंग परिवर्तन देखो। निर्जलीय कॉपर सल्फेट मिलाओगे, रंग नीला हो जाता है, ये सामान्य सी बात है। इसको भी रासायनिक क्रिया को हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। कॉपर सल्फेट ठोस लोगे, कॉपर सल्फेट ठोस यानी सॉलिड, और जो कॉपर सल्फेट होता है ना ठोस, वो रंगहीन होता है, ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही ये पानी के संपर्क में जाता है, जैसे ही ये पानी के लिक्विड पानी के संपर्क में जाता है, ये रंग बदल देता है। क्या हो जाता है? कॉपर सल्फेट और 5PH2, और 5H2O जैसे ही इसके साथ जुड़ता है फिर से ये ठोस हो जाता है बच्चों, और जैसे ही ये ठोस होता है ये जलीय बन जाता है, और जलीय के साथ ये रंगीन और नीला कलर दिखाता है। इससे हम पानी की पहचान करते हैं। 9वां सवाल हमारा था कि उत्कृष्ट गैस तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता। 9वां सवाल, उत्कृष्ट गैस तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो? उच्च होगी, कम होगी, बहुत ऊर्जा वाली होगी, 0 के बराबर होगी? ये आप उत्तर बताइए कमेंट सेक्शन में, कुछ तो आप बताइए। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, यहीं पर रिएक्टिविटी का भी सवाल है। आज के सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।
पढ़ के यदि आप आए होंगे तो बनेगा। इसका हम पहले डिस्कशन लिख दें कि उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें तत्वों की संयोजकता कक्ष में, तत्वों के संयोजकता कक्ष में पूर्णतया भरा होता है। मतलब बाहरी कक्ष में जितने उत्कृष्ट गैसें हैं, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल मिलाकर। हिंदी आप सही कर लीजिएगा, पूर्णतया भरा होता है। और स्थायी होने के लिए, ये भी लिख लो, और स्थायी होने के लिए, और स्थायी होने के लिए और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो? अतः इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग शून्य होती। हो सकता है लगभग शून्य, बस तर्क से आप उत्तर को कीजिएगा, लगभग शून्य के। 10वां सवाल हमने पूछा सूत्र यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या हो? कैसे आप नाम बताओगे, या आईयूपीएसी पद्धति में कभी आपने नाम पढ़ा है तो इसको हम पहले लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। हमने इधर देखिए क्या लिखा है, Cl3CCHO। देखते हैं Cl3CHO। तो इसको यदि लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले, फिर बनाते हैं। लिखा हुआ है Cl3CCHO, इसको लिखना है। कैसे नामकरण करते हैं आप भी सीख लीजिए। C अब कह रहा है Cl3, तो Cl 3 क्लोरीन, अब कह रहा CH3, तो AH इधर, ठीक है, एक O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, 2 C हो गए, ये हो गया, हाँ सही है, ये खाली हो गया। अब इसका नामकरण करना है। अब देखिए, चूंकि फंक्शनल ग्रुप इधर है, ध्यान दीजिए, क्रियात्मक समूह इधर है, तो गिनती इधर से शुरू होगी। तो इस कार्बन को रखते हैं 1, इस कार्बन को लिखते हैं 2। समझ गए आप? इसका नाम दिया 1, इसका 2। अब नामकरण करते हैं आईयूपीएसी पद्धति। तो क्या करते हैं, 2 पर 1 क्लोरीन, 2 फिर क्लोरीन, फिर 2 पर ही क्लोरीन, तो 2 2 2 ट्राई माने 3, ट्राई क्लोरो लिख दिया, 2 2 2 ट्राई क्लोरो, और इधर जो आया CHO, ये जो ग्रुप होता है ये कहलाता है ट्राई क्लोरो इथेनॉल। इसको भी पढ़ लो बच्चों, 2 ट्राई क्लोरो इथेनॉल। आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण कैसे किया जाता है आप अपनी बुक से पढ़ लो। ये भी ना समझ में आए तो बताना, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप समय ज़्यादा होता है भागते हो इधर उधर, इसलिए ज़्यादा ना समय देते हुए खुद पढ़ो। नहीं समझ में आता तो हमको बताना। इसका ये होगा नामकरण का पद्धति। नामकरण पर भी हम चाह रहे हैं कि लेक्चर बनाएं, आपको बताएं, बहुत सरल है ये, ताकि आपसे बनने लगे। 11वां सवाल है पोर्टलैंड सीमेंट का। पोर्टलैंड सीमेंट पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, सबका अलग अलग परसेंटेज पूछा गया है। हम यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट का एक घटक बना देते हैं आपको। लाइम जो होता है,
लाइम, लाइम इसमें होता है 60 से 70%, याद कर लीजिएगा। सिलिका जो होता है, सिलिका जो होता है पोर्टलैंड सीमेंट में, ये होता है 17 से 25%। एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना ये होता है 3 से 8% पोर्टलैंड सीमेंट। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड ये होता है 0.5 से 6%। और मैग्नीशिया जो होता है, मैग्नीशिया इसमें होता है 0.1 से 4%। ये टोटल कंपोजिशन है, याद कर लेना, पोर्टलैंड सीमेंट। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग परसेंटेज इनके पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। हमने कुल मिलाकर के अपने इस सवाल में पूछा था, चूने को छोड़ दिया जाए तो एक इसका प्रमुख घटक जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वही होगा। तो सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं, तो दूसरा घटक कौन सा आता है? दूसरा घटक आता है सिलिका का, यानी पीछे उत्तर होगा ए। 12वां सवाल था, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक परमाणविक अवस्था में मौजूद है? तो इसका उत्तर तो आप दे लोगे। इसमें सही एक परमाणविक अवस्था में है, बाकी N2 है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हीलियम ही ऐसी है जो एक परमाणविक अवस्था में मौजूद होती है। कुल मिलाकर के यदि हम लिख दें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन एक परमाणविक अवस्थाएं, एक परमाणविक अवस्थाएं होती हैं। याद कर लो, अवस्थाएं होती हैं। और ये भी लिख लेना अगली लाइन में कि ये सभी निष्क्रिय होते हैं। तो ये 12वें का डिस्कशन, यानी इधर का सही जवाब होगा हीलियम। बच्चों 13वां सवाल है, सभी तत्वों को अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रखना चाहते हैं, अतः जो तत्व 2 ऑक्सीकरण वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। ये डिस्कशन है। एक तत्व की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था ये है, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ये सवाल ये है। तो इस सवाल पर सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा 6। हम डिस्कशन लिख रहे थे इधर, तो डिस्कशन में हमने लिखा कैसे 6 होगा, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ठीक है। अतः 6 + 2 = 8। पढ़ोगे इसको तो यही आएगा, 6 + 2 = 8। उदाहरण देखो, उदाहरण O8 को यदि व्यवस्थित करोगे तो फर्स्ट S2 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे, 2s² 2p4 या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 6। तो बाह्यतम कक्ष में 2 6 हो गया। अतः नीचे लिख लेना समझने के लिए कि O से जब निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, जो ये कह रहा है। अतः जो तत्व -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कक्ष में उनकी संख्या ध्यान से देखना, वो उनकी संख्या 6, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में 8 होते हैं। 14वां सवाल, ब्रोमीन और KOH के साथ एसिटामाइड की अभिक्रिया अल्कोहल देता है। वो कौन सा एसिटामाइड है? ये 14वां सवाल। और वो एसिटामाइड है मेथिल एमीन। कैसे है मेथिल एमीन? देखो फार्मूला हम लिखते हैं, CH3
नीट का PNST दोनों का सवाल, नर्सिंग में भी आया है ये सवाल। CH3CO NaS2 ये है मेथिलीन प्लस ब्रोमीन प्लस 4KOH, ये जब आपस में क्रिया करते हैं तब बनता है CH3NaS2 मेथिलीन NaS2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। ब्रोमीन और KOH के साथ एसिटामाइड की अभिक्रिया अल्कोहल देता है, तो ये आपस में ये CH3CO NaS2 पूर्ण वियोजन मानते हुए टोटल डिसोसिएशन मानिए 0.01 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन pH किसके बराबर है। थोड़ा सा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या आप कर पाते हो, क्या किया है आपने, लेकिन इसका सही जवाब कौन सा है, इसका सही जवाब है 12। कैसे है ये हम आपको डिस्कस करके बता देते हैं। देखिए POH बराबर होता है माइनस log, जैसे निकालते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये देखिएगा 0.01 मोल OH, POH बराबर 2, उधर सवाल देख लेना, PH प्लस POH बराबर होता है 14, तो PH बराबर होगा PH प्लस 2 बराबर होगा 14। ये देखिए ये इधर से उधर करेंगे, इसलिए PH बराबर होगा, समझ लेना। बार बार वीडियो को आगे पीछे करके कैसे ये गणित निकाली गई है ये समझ लेना, और समझोगे तभी बनेगा, तो ये सही उत्तर होगा 12। कैसे हमने निकाला है, मैथमेटिक्स वाले ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, बायोलॉजी वाले जो होंगे थोड़ा टाइम लगा करके समझ लो। जब बार बार करोगे तो समझ में आएगा कहाँ से हमने उठाया, कौन सा फार्मूला लगाया, कैसे PH निकाला, ये आपके समझ में आ जाएगा। बच्चों समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए सेशन को यहीं रोकना होगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा सेशन, कैसे लगे सवाल, कैसा रहा डिस्कशन, ये सब कुछ आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। तो बच्चों लाइव आना मत भूलिएगा। शाम को 5 बजे जो सेशन होता है उसमें जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब हम देंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।